बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, सीरीज़ हमारा स्टार्ट है NMD CAT 2025 और इसमें आज हम बात करेंगे कि सेल और सेल थ्योरी के बारे में, और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जब भी हम लोग सेल को डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। नाउ द क्वेश्चन arises that कि why cell is called structural unit of an organism, why cell is called the functional unit of an organism। तो अब देखें कि सेल को हम लोग इस वजह से कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। उसकी वजह ये होती है कि ये हर ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, ये सेल स्ट्रक्चर बनाता है। देखें, सपोज करें जैसे हम लोग कहते हैं कि सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं, होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हमारे पास क्या है, वो है सेल। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो सेल जो है ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। तो उसकी वजह यही है कि ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू लाइफ इज परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। कि एक ऑर्गेनिज्म जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है वही फंक्शन जो है एक सेल भी परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो सेल जो है ये फंक्शनल यूनिट है किसका, ऑर्गेनिज्म का। अब देखें जैसे कि रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर सकता है, उस वही रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो एक सेल भी परफॉर्म कर सकता है। ग्रोथ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, सेंसिटिविटी है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, तो ये सारे फंक्शन जो है एक ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर सकता है और एक सेल भी जो है इनको परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सेल जो है ये हमारे पास क्या है, ये है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, ऑर्गेनिज्म का। एक दो एमसीक्यूज हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटिस्फाइड दैट द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ये सेटिस्फाई करती है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब देखें, ऑप्शन ए है ए सेल दैट कंटेन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। ये बात ठीक है कि सेल जो है एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है जिसको हम लोग क्या, किसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। लेकिन ये वाली बात जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, अब देखें दूसरा ऑप्शन है ए सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। तो ये वाली बात जो है ये सेटिस्फाई कर रही है कि सेल जो है क्या है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका, ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, अब तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, सेल हैज़ ए जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये वाली बात भी जो है सेल के मतलब तो ठीक है, लेकिन जो है सेल की ये स्ट्रक्चरल यूनिट को जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, वो बी होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट satisfied that the cell is fundamental functional unit of an organism। कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई कर रही है कि सेल जो है ये फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो ऑप्शन ए है इसमें, ए सेल है स्पेसिफिक टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो सेल के बारे में ये बात तो ठीक है, लेकिन जो है ये वाली स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही कि ये सेल जो है ये फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, ऑप्शन बी है ए सेल इज फंक्शनली यूनिक, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अच्छा,
ऑप्शन जो सी है वो ये है, ए सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन विच कैन बी परफॉर्म बाय द होल ऑर्गेनिज्म। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सेटिस्फाई कर रही है कि सेल जो है फंक्शन यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि सेल जो है सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो कि क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये दो MCQs हमने क्या किए, डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो जब सेल डिस्कवर हुआ था तो उसी टाइम जो है सेल थ्योरी का आगाज हो गया था। अच्छा, अब सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में क्या किया, सेल को जो है डिस्कवर किया। अच्छा, अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने एक कार को लिया था, फिर उस कार के उसने क्या किए, थिन स्लाइसेस बनाए, उसके पतले स्लाइसेस बनाए, और उन पतले स्लाइसेस को उसने जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तो उसको जो है एक एम्प्टी बॉक्स या एम्प्टी स्पेसेस या एम्प्टी कंपार्टमेंट या हालो जो है चैम्बर नज़र आए, तो उन चैम्बर को उसने जो है किसका नाम दिया, सेला का नाम दिया। फिर बाद में वही जो है हम लोग कहते हैं कि जैसा ये सेल है, ये लैटिन वर्ड से निकला है सेला, जिसका मानी क्या होता है, एम्प्टी बॉक्सेस। तो शुरू में जो ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो इस तरह सेल की जो है क्या हुई, सेल की डिस्कवरी हुई। तो रॉबर्ट हुक ने उस टाइम सेल को इस तरह डिफाइन किया था कि सेल आर एम्प्टी स्पेसेस। जिस तरह उसको एम्प्टी बॉक्स या एम्प्टी चैम्बर नजर आए थे, तो उसने कहा था सेल आर एम्प्टी स्पेसेस हैं बाउंडेड बाय ए थिक वॉल, कि उसको बाउंड किया हुआ है किसने, थिक वॉल ने। ये पुरानी डेफिनेशन थी जो कि किसने एक्सप्लेन की थी, जो कि रॉबर्ट हुक नामी बंदे ने क्या की थी, उसको एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अब जितना भी ये रॉबर्ट हुक का काम था, उसने उसको एक किताब के अंदर पब्लिश किया। उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बाद में देखें सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो गया, या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं वो भी डिस्कवर होंगे। अब उसने रॉबर्ट हुक ने इसको एम्प्टी स्पेसेस का क्यों नाम दिया सेल को? रॉबर्ट हुक ने क्यों कहा कि बच्चों ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, इसको जो है थिक वॉल ने सराउंड किया हुआ। क्योंकि उसने जो माइक्रोस्कोप बनाई थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी जो सेल की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था 1805 में, उसका नाम था लॉरेंस ओकेन। उसने एक स्टेटमेंट पेश की। उसने कहा ऑल लिविंग बीइंग ओरिजिनेट फ्रॉम कंसिस्ट ऑफ वेसिकल या सेल, कि जितने भी जिंदा चीज़ें हैं वो ओरिजिनेट होती हैं सेल से या वेसिकल से। अच्छा, फिर एक और था लेमार्क। उसने 1809 में उसने कहा कि नो बॉडी कैन हैव अ लाइफ, कि कोई भी जो जिस्म है उसकी लाइफ नहीं हो सकती इफ इट कंस्टिट्यूशन पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू आर नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यूज। ठीक है, कि कोई भी जो बॉडी है अगर वो सेल या टिश्यू से नहीं मिलकर बनी तो उसकी जो है वो लाइफ नहीं हो सकती। अब ये दोनों स्टेटमेंट थी, ये रिजेक्ट हो गई थी। क्यों रिजेक्ट हो गई थी? क्योंकि जो है इन लोगों ने साथ में कोई प्रूफ नहीं दिया था। फिर जो है 1831 के अंदर एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस को क्या कर दिया, उसने डिस्कवर कर दिया। उसने ये कहा कि जो सेल है, सेल के अंदर हमारे पास एक राउंड स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, शेल्डन था, जो कि बाय प्रोफेशन बोटेनिस्ट था। उसने 1838 में उसने कहा कि जितने भी प्लांट हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से बनी होती है। ऑल प्लांट्स कंपोज ऑफ सेल। उसके बाद एक और है शवान, जो कि जोलॉजिस्ट है। 1839 में उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया एनिमल के ऊपर, और उसने ये बात प्रूफ की कि जितने भी एनिमल्स हैं इनकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, वो सेल से मिलकर बनी हुई है। और शेल्डन एंड शवान ने ये बात भी जो है पेश की थी। उसने कहा था एक सेल जो है वो फंडामेंटली जो है 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। तो ये वाली बात जो है किसने पेश की थी, ये शेल्डन और शवान ने। अच्छा, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चोव।
1855 में उसने कहा कि जो न्यू सेल ऑलवेज अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टेंट सेल, कि जितने भी न्यू सेल हैं वो निकलते हैं जो ऑलरेडी जो पहले से मौजूद सेल हैं उनके अंदर डिवीजन होती है, तो ये उधर ही से जो है क्या करते हैं वो अराइज होते हैं। अच्छा, उस टाइम एक कंसेप्ट चल रहा था, बड़ा मशहूर था, एबायोजेनेसिस। अब एबायोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ कि लाइफ जो है ओरिजिनेट होती है नॉन लिविंग से, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट को जो है गलत करार दिया किसने बच्चों? रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव ने ये कहा था कि जो ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टेंट सेल होते हैं उनमें डिवीजन होती है और न्यू सेल जो है उससे क्या होते हैं? अराइज होते हैं। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था ल्यूइस पास्चर, उसने जो है एक और कंसेप्ट दिया बायोजेनेसिस का। तो बायोजेनेसिस का यही मतलब हुआ कि जो लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से ओरिजिनेट नहीं होती, लाइफ जो है वो किससे ओरिजिनेट होती है? वो लिविंग थिंग से ही ओरिजिनेट होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया। अब ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है कि जब सारी डिस्कवरी हुई तो जो है ये अलग सेल की एक ब्रांच बन गई जिसको हम लोग साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो फिर उसी दौरान जो है ऑर्गेनिज्म को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे डिफाइन किया कि लिविंग बीइंग इज़ ए केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो जिंदा चीज़ होती है या जो ऑर्गेनिज्म होता है ये एक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेल पर मुश्तमिल होता है या सेल से मिलकर बना होता है और कैपेबल होता है फॉर रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो ये फर्स्ट टाइम जो है डेफिनेशन जो है सामने आई ऑर्गेनिज्म की या लिविंग बीइंग की। अच्छा, उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था अगस्ट वेस्टमैन कंसिडर। अच्छा, अगस्ट वेस्टमैन ने यह कहा कि ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल हैव ए कॉमन ओरिजिन, कि जितने भी मौजूदा सेल हैं उनका जो ओरिजिन है वो क्या है? वो कॉमन है बिकॉज ऑफ देयर बेसिक सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल, कि उनकी जो बेसिक सिमिलरिटी है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से और मॉलिक्यूल्स के लिहाज से क्या है? सेम है। उसके बाद जो है तीन मेन जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सेल थ्योरी के जो है एराइज हो गए। पहला यही था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हैं। दूसरा वही रुडोल्फ विर्चोव वाली बात कि न्यू सेल ऑलवेज अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टेंट सेल। और तीसरा सेल जिसको हम लोग अक्सर जब सेल को डिफाइन करते हैं हम लोग कहते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है लास्ट थर्ड पॉइंट था किसका? इसका सेल का।